13वीं का चांद अपनी तेज रोशनी सहरा पर बिखेर रहा था। चांद की 13 होने की वजह से चांद मुकम्मल न था, हल्का सा कटा हुआ था, लेकिन इसकी रोशनी 14वीं के चांद से ज्यादा तेज थी। लकवादक सहरा पर बरसती चांदनी उसके जर्रे जर्रे को मुनव्वर कर रही थी। जंगल में मंगल का समा होता है, लेकिन यहाँ सहरा में इतवार का समा था। एक तरफ 50-60 देगे चढ़ी थी जिनमें नत नए खाने पकाए जा रहे थे। थोड़े फासले पर मोंढे कतारों में रखे थे। मोंडों के दरमियान एक चौड़ा सा रास्ता था जिस पर मोटा सुर्ख कालीन बिछा हुआ था, और यह कालीन उस स्टेज तक चला गया था जो एक रेत के टीले पर बनाया गया था। स्टेज पर भी सुर्ख कालीन बिछा था। 6-7 सीढ़ियां थी जिन्हें उबूर करके स्टेज पर पहुंचा जा सकता था। स्टेज पर पुश्तों वाले 2 मोंढे मौजूद थे जिनकी पुश्त पर मखमली गलाफ चढ़ा हुआ था और उन पर चर्मी मोटी गद्दियां रखी थीं। लोगों की आमद शुरू हो चुकी थी। हर मेहमान अपनी पसंद की निशिस्त पर बैठता जा रहा था। मेहमानों में मर्द और औरतें दोनों थे। औरतों की तादाद ज्यादा थी। शैतान नुमा इंसानों की ये सालाना तकरीब थी। एक बड़े शैतान के हाथों यहाँ एजाज़ात दिए जाने थे। इस तकरीब में उन इंसानों को जो शैतानों के चेले थे और अब शैतानों का रूप धार चुके थे, इनामात मिलने थे। खुसूसी इंतजाम के तहत उन्हें घरों से लाया और फिर वापस छोड़ा जाता था। ये तकरीब दरअसल एक ख्वाब की कैफियत में मुनक्कद हुई थी। जब बंदा सोकर उठता तो अपने सिरहाने रखे अवार्ड को देखकर उसकी आंखों में एक फिल्म सी चल जाती, और जिसे ये अवार्ड ना मिलता उसके सिरहाने तकरीब का प्रसाद मौजूद होता। ये एक कोयले जैसा छोटा टुकड़ा होता, उसे दांतों से काट कर खाया जाता था। खुले आसमान तले होने वाली ये सालाना तकरीब शुरू होने वाली थी। सारे मेहमान आ चुके थे। अब एक मोंडा भी खाली न था। हर मेहमान को उनकी नशिस्तों पर एक बड़ी प्लेट में खाना मुहैया किया जा चुका था। लोग अपनी अपनी प्लेटें खाली करके मोंडों के साथ रख चुके थे। अब मिट्टी के प्यालों में मशरूब पिया जा रहा था। ये खून नुमा तल्ख मशरूब मेहमान मजे से चुस्कियां लेकर पी रहे थे। इतने में एक दियो नुमा शख्स स्टेज पर नमूदार हुआ। उसके हाथ पांव और जिस्म धुएं किसी कैफियत लिए हुए थे, जबकि चेहरा ठोस मगर मकरूह था। स्टेज पर उसके नमूदार होते ही एक हलचल सी मच गई। सारे मेहमान अपने हाथों में मिट्टी के प्याले लिए हुए एहतरामन खड़े हो गए। फिर जब वो दियो नुमा शख्स हिलता जुलता एक बड़े मोंडे पर बैठ गया तो उसके बैठते ही और सब लोग भी अपनी निशिस्तों पर विराजमान हो गए। लोगों के बैठते ही एक शख्स सुर्ख लिबास पहने स्टेज पर पहलवानों की तरह चलता आया और स्टेज के दरमियान खड़ा हो गया। उस सख्त चेहरे वाले शख्स ने हाजरीन पर नजर डाली और चीख कर बोला, माई पंखी हाजिर हो। अगली कतार में मोंडे पर बैठी हुई पंखी अपना नाम सुनकर सुर्ख लिबास संभालती तेजी से उठ खड़ी हुई। सीढ़ियां चढ़कर स्टेज पर पहुंची तो उसे देखकर बड़े मोंडे पर बैठा शैतान अपनी जगह खड़ा हो गया। माई पंखी उसके सामने झुकने लगी तो उसने इशारे से रोका और बोला, आज तो हमें तेरे सामने झुकना चाहिए। तू पहली इंसान है जिसने ये एजाज हासिल किया है। तेरी बड़ी मेहरबानी बग्गा, माई पंखी बोली। बैठ जा। बग्गा ने अपने बराबर रखे खाली मोंडे की तरफ इशारा किया। माई पंखी के लिए एक और एजाज था कि उसे बग्गा के बराबर बैठने की जगह मिल रही थी। माई पंखी के मोंडा संभालने के बाद बग्गा भी अपने मोंडे पर विराजमान हो गया। इतने में खाली चमकती हुई औरत थाल में एक जगमगाता ताज लेकर आई। उसके पीछे 2 औरतें और थीं। वो दोनों माई पंखी के पीछे आकर खड़ी हो गई, जबकि ताज लाने वाली औरत बग्गा के सामने आकर रुक गई। चंद लम्हों बाद सख्त चेहरे वाला शख्स फिर नमूदार हुआ। उसने स्टेज के दरमियान खड़े होकर माई पंखी के कारनामों पर रोशनी डालना शुरू की। बताया गया कि माई पंखी को यह एजाज किस वजह से अता किया गया है। मुख्तलिफ शैतानी क़ुव्वतें हासिल करने के लिए माई पंखी ने जो जतन किए, आज उसके सिले में उसे रानी का खिताब दिया और ताज पोशी की जा रही थी। सपास नामा पढ़कर वो सख्त चेहरे वाला शख्स पहलवानों की तरह चलता हुआ वापस चला गया। तब वो चमकती हुई काली औरत बग्गा की जानिब बढ़ी। उसने झुककर ताज पेश किया। बग्गा ने जगमगाता ताज माई पंखी के सर पर रखा और बोला, पंखी, आज से तू रानी हुई। सर पर ताज सजाते ही हाजरीन ने खड़े होकर तालियां बजाईं। पीछे खड़ी औरतों ने फौरन ताज संभाल लिया और माई पंखी के सर पर अच्छी तरह जमा दिया। तब रानी पंखी खड़ी हुई। उसे उठते देखकर बग्गा भी खड़ा हो गया। दोनों साथ चलते हुए स्टेज के दरमियान आकर खड़े हो गए। बग्गा ने हाथ उठाकर हवा में लहराया तो हाजरीन ने यखलक तालियां बजाना बंद कर दी और अपनी अपनी निशिस्तों पर बैठ गए। फिर बग्गा रानी पंखी को लेकर सीढ़ियों से उतरा और बाएं जानिब आगे बढ़ा। थोड़े फासले पर एक रथ खड़ा हुआ था। इस रथ में 8 सफेद घोड़े जते हुए थे। बग्गा ने रानी पंखी को सहारा देकर रथ में बिठाया और उससे मुखातिब होकर बोला, पंखी, अब तू रानी हो गई। अब तू मुझे अपना राजा कब बनाएगी?
देख बग्गा, मुझे अभी और आगे जाना है, तेरी रानी बनकर अपनी राख खोटी नहीं करना चाहती। रानी पंखी ने फैसला कुन अंदाज में कहा और ये जवाब बग्गा का दिल चीर गया। पंखी फिर देख ले, बग्गा के लहजे में धमकी थी। अब क्या देखना, रानी पंखी ने बेअतनाई से जवाब दिया। अब उसे पंख लग चुके थे। एक शाम आरजू का फोन आया। आबिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उसका नाम देखकर खुश हो गया। उसने बटन दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आबिर, कैसे हैं आप? आरजू की खनकती आवाज सुनाई दी। मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ, आबिर ने बेतकल्लुफी से कहा। सॉरी सर, उस दिन अस्पताल की इमरजेंसी कॉल ने बदमिज़गी पैदा कर दी। मैं आपका सही मायने में इस्तकबाल न कर सकी। अब क्या मुझे हार फूल पहनाने थे? आबिर हंसा। आपने चाय पिला दी, ये बहुत है, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। ये फोन मैंने आपको बुलाने के लिए ही किया है, आरजू पुरशौक लहजे में बोली। मेरा कल अस्पताल से ऑफ है, आप कल शाम को आ जाएं। मैं आपको जल्दी जाने न दूंगी, रात का खाना खिला कर भेजूंगी। फिर कल आ रहे हैं ना आप? जी मैं जरूर आऊंगा, लेकिन खाने का तकल्लुफ मत कीजिएगा, ओके? आबिर ने इकरार चाहा। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, आज मैं आपके लिए स्पेशल केक बनाऊंगी, ठीक है? फिर कल मुलाकात होती है, आरजू ने इसरार किया। शाम को आपका इंतजार करूंगी। और फिर जवाब सुने बगैर आरजू ने फोन ऑफ कर दिया। आबिर ने मुस्कुराकर अपने मोबाइल पर नजर डाली और उसे जेब में रख लिया। दूसरे दिन जब आबिर आरजू के घर पहुंचा तो उसे काले ट्राउजर और जर्दी माइल कमीज में पाया। आज उसने हल्का सा मेकअप कर रखा था। वो उसे पुरशौक निगाहों से देखती लाउंज में ले आई और उसी सोफे पर बिठाया जहां वो पहले दिन बैठा था। आज मैंने अस्पताल फोन करके कह दिया है कि कैसी भी इमरजेंसी हो मैं नहीं आऊंगी, किसी और डॉक्टर को कॉल कर लीजिएगा। आप जानते हैं मेरे सीनियर डॉक्टर अकमल ने मुझसे क्या पूछा? आरजू उसके साथ ही सोफे पर बैठती हुई बोली। नहीं, मैं नहीं जानता, आबिर बोला। वो पूछने लगे, भाई डॉक्टर आरजू, आज क्या कोई खास बात है? मैंने उन्हें फौरन बता दिया कि जी खास बात है, आज मेरे यहाँ बहुत ही खास बंदा आ रहा है, VVIP। आरजू ने हंस कर बताया। इस कदर अहम बनाने का शुक्रिया, आबिर ने उसे ममनून अंदाज में देखा। अच्छा, पहले एक कप चाय पीते हैं, केक खाते हैं और फिर बनाते हैं आपकी ढेरों तस्वीरें। आरजू चुटकी बजाती हुई उठ खड़ी हुई। तस्वीरें? आबिर चौंका। भाई अब वो जमाना तो है नहीं कि मॉडल को अपने सामने बिठाकर पेंटिंग बनाई जाए। अब घंटों बैठने की किसी के पास फुर्सत है और ना आर्टिस्ट के पास। मैं डिजिटल कैमरे से आपकी तस्वीरें उतार लूंगी, उनमें से एक सेलेक्ट करके जब भी वक्त मिलेगा काम करती रहूंगी, आरजू ने वजाहत की। उस दिन आरजू ने रात तक बेशुमार तस्वीरें उतारी। वो आबिर की कुछ बोल्ड तस्वीरें भी उतारना चाहती थी, लेकिन आबिर ने बहुत सख्ती से इनकार कर दिया। नहीं आरजू साहिबा, मैं रणबीर कपूर नहीं हूँ, वो अदाकार है, मैं अदाकार नहीं हूँ। मैं किसी सूरत बेलिबास होने के लिए राजी नहीं। इट्स ओके, रिलैक्स, जज्बाती होने की जरूरत नहीं, आरजू ने मुस्कुरा कर कहा और कैमरा बंद करके रख दिया। रात को वो दोनों बड़ी खामोशी से खाना खा रहे थे। आबिर को यह खामोशी बड़ी खल रही थी। आरजू एकदम बोलते बोलते चुप हो गई थी। आबिर बोलना चाहता था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो उसकी जाती जिंदगी के बारे में जानना चाहता था। वो खूबसूरत थी, डॉक्टर थी, फिर भी तन्हा थी। उसने दुनिया भर की बातें की थी, लेकिन अपनी जाती जिंदगी के बारे में एक हर्फ भी नहीं बोली थी। अगर उसने कोई जाती सवाल किया भी था तो वो बड़ी खूबसूरती से तना दे गई थी। फिर एकदम उसने खामोशी तोड़ी और बोली, आबिर मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। आरजू का यह जुमला सुनकर आबिर का ध्यान फौरन बाबा दुनिया की तरफ गया। आवाज आई, तुझे दुनिया ढूंढ रही है। आबिर मुस्कुराया और बोला, क्या आप दुनिया हैं? क्या मतलब? आरजू उलझकर बोली। इस बात का मतलब तो मुझे भी नहीं मालूम, आबिर मासूमियत से बोला। वो बाबा दुनिया का उसके सामने तस्करा नहीं करना चाहता था। मैं आपका जैसा चेहरा जाने कब से ढूंढ रही थी, आरजू ने अपनी बात की वजाहत की। बड़ा नादिर चेहरा है आपका, बहुत जबरदस्त पेंटिंग बनेगी। अच्छा छोड़े इस बात को, मैं आपको अपने बारे में एक पुरस्कार बात बताती हूँ। ये हुई ना बात, फौरन बताइए, आबिर संभल कर बैठ गया। आरजू ने जब अपनी जात के हवाले से पुरस्कार राज खोला तो आबिर हैरत ज़दा रह गया। ऐसे कैसे हो सकता है? वो गैर यकीनी अंदाज में बोला। ये सच है आबिर, मेरी पीठ पर सांप का निशान है और ये पैदाइशी है, आरजू ने हंसते हुए कहा। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। आप पहले मर्द हैं जिसके सामने मैंने ये राज खोला है। कहीं आप मुझसे डरने तो नहीं लगेंगे? हाँ डरना तो चाहिए, आबिर ने मुस्कुराते हुए इजराहे मजाक कहा। छी, उसने मकसूद अंदाज में नाक सुकोड़ी। मैं कोई नागिन हूँ? फिर पुष्ट पर सांप का निशान क्यों? आबिर बोला। इस मसले पर आपने किसी बुजुर्ग वगैरह से बात नहीं की?
मेरे वालिदैन ने की हो तो नहीं जानती, लेकिन मैंने नहीं की। आरजू ने संजीदगी से कहा। क्या आप किसी बुजुर्ग को जानते हैं? नहीं, मैं किसी बुजुर्ग को नहीं जानता, आबिर बोला। वैसे कि निशान है कितना बड़ा? कोई 1 फुट बड़ा होगा, साफ और वाज़ेह है। आरजू ने उसे अपनी जादू भरी आंखों के हिसार में लिया। उसकी आंखों में खास किस्म की चमक थी। अच्छा, फिर मेरी पेंटिंग पर काम कब से शुरू कर रही हैं? आबिर ने एकदम मौजू बदला। बस फुर्सत मिलते ही काम शुरू हो जाएगा, आपको जल्दी तो नहीं? वो बोली। नहीं, आप काम अपने हिसाब अपने अंदाज से कीजिए, आबिर उठते हुए बोला। अब मैं चलूं, खासा वक्त हो गया है। अच्छा, उसके लहजे में एक बेनाम सी उदासी थी। फिर कब आइएगा? वो उसके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब आप कॉल करेंगी, आबिर ने खुशदिली से कहा। अच्छा, उसने अच्छा को खासा खींच कर कहा। आप कोई कॉल बॉय हैं क्या? खूब मायने पहनाए मेरी बात के, आप बोल्ड होने के साथ शरीर भी हैं, आबिर ने रुखसत होते हुए कहा। आरजू ने थैंक्स कहा और उसे जाते हुए खास अंदाज से देखने लगी। जाने उन नजरों में क्या था। माई पंखी, जो अब रानी पंखी बन चुकी थी, सुर्ख रेशमी लिबास में अपनी खुर्री चारपाई पर पड़ी तमकिनत से बैठी थी। उसके सर पर ताज मौजूद था जो गुज़िश्ता रात की कहानी सुना रहा था। रानी पंखी को सहरा में मुनक्कद तकरीब का एक एक लम्हा याद था। यह एजाज वाकई बड़ा था जो किसी इंसान को उसके शैतानी कारनामों पर अता किया गया था। उसकी शान में वहाँ जो कुछ कहा गया था उसे याद करके वो झूम रही थी। लेकिन वक्त रुखसत जो बदमिज़गी हुई, उसे याद करके रानी पंखी फिक्रमंद हो गई। काली दुनिया में बग्गा की जो हैसियत थी वो उससे अच्छी तरह वाकिफ थी, और इस बात का भी जो उसे अच्छी तरह एहसास था कि बग्गा उसे मोहब्बत की निगाह से देखता है, वो उसे दिल में बसाए हुए था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वक्त रुखसत वो ऐसी बात कह देगा और उसके जवाब में उसके मुंह से भी ऐसी बात निकल जाएगी जो उसको नाराज कर जाएगी। लेकिन अब जो होना था वो हो चुका था। रात गुजर चुकी थी, सुबह का उजाला फैल चुका था। नीम के दरख्त पर कव्वों की काएं काएं जारी थी। रानी पंखी की आवाज देने पर जब काले मुंह की सफेद बिल्ली अंदर कमरे से निकलकर दरवाजे पर आई तो सामने बैठी रानी पंखी को देखकर हैरत ज़दा रह गई। सुर्ख लिबास और सर पर ताज, माई पंखी की तो जून ही बदली हुई थी। रानी पंखी ने अंजू की आंखों में हैरत देखी तो प्यार से बोली, आजा मेरी अंजू। अंजू ने 2-3 दकंदे भरी और उसके पाँव में लौटने लगी। रानी पंखी ने उसे अपने हाथों में उठा लिया और प्यार करते हुए बोली, अंजू, मैं रानी बन गई हूँ। मैं रात को यहाँ नहीं थी। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं रात को जाने कहाँ होती हूँ। सालाना जलसे में मुझे ताज पहनाया गया। अंजू, तू वहाँ होती तो सुनती कि मेरी शान में वहाँ क्या क्या कहा गया। मैं तुझे सब सुनाऊंगी, एक एक बात बताऊंगी। चल पहले मेरे नाश्ते का इंतजाम कर, मैं भी जरा ये ताज संभाल कर अंदर रख दूं और कपड़े बदल लूं। रानी पंखी ने अंजू को चारपाई पर छोड़ा और खुद बड़ी तमकीनत से चलती अंदर कमरे में चली गई। अंजू उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब रानी पंखी बाहर आई तो वो घरेलू लिबास में थी, अपने रिवायती लिबास काले लहंगे और काली कुर्ती में। वो तेज तेज चलती बावर्ची खाने में पहुंची। चूल्हे में आग जलाकर उसने हंडिया में माल मसाला डाला और उसे उबलने के लिए रख दिया। 10 मिनट के बाद जब हंडिया में उबाल आ गया तो रानी पंखी ने अंजू को इशारा किया। इशारा मिलते ही वो एक्शन में आ गई। फड़फड़ाते कव्वे को रानी पंखी ने हंडिया में डाला और यखनी तैयार होने का इंतजार करने लगी। सयाल तैयार होने पर उसने उबलते सयाल में हाथ डालकर कव्वे को निकाला और उसे लिए बावर्ची खाने से बाहर आ गई। अंजू कमरे में जा चुकी थी। वो बीच सहन में खड़ी हुई। उसने एक नजर ऊपर देखा और कुछ पढ़कर कव्वा आसमान की तरफ उछाल दिया, ले बग्गा। लेकिन जवाब में वो हुआ जो कभी ना हुआ था। उस दिन जब आबिर आरजू के घर पहुंचा तो उसका अंदाज ही बदला हुआ था। उसने आबिर को फोन करके बुलाया था, कहा था, मैं अस्पताल से निकल रही हूँ, क्या आप अभी मेरे घर आ सकते हैं? हाँ, आ सकता हूँ। आबिर ने अपनी कलाई की घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, इस वक्त 6:30 बजे हैं, मैं 7:30-8 के दरमियान पहुंच जाऊंगा, ठीक है? सो स्वीट। आरजू एकदम खुश हो गई। बेशक आप 8 बजे के बाद आ जाएं, आराम से, लेकिन इतना याद रखिएगा कि खाना मेरे साथ खाएंगे, ओके? मैं इंतजार करूंगी। और फिर आबिर का जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया। ये उसकी अजब आदत थी। आबिर 8 बजे के बाद ही यहाँ पहुंचा था। आरजू ने दरवाजा खोला तो उसके बाएं हाथ में नाजुक सा गिलास था जो आधा भरा हुआ था। आबिर ने गौर से उस अध भरे गिलास की तरफ देखा, लेकिन वो अंदाजा न कर पाया कि उसमें पानी है, कोल्ड ड्रिंक है या कुछ और। आरजू ने आबिर के अंदर आने के बाद दरवाजा लॉक किया और मुस्कुराकर बोली, कैसे हैं? मुझे क्या पता, आबिर उसके साथ चलता हुआ बोला। क्या मतलब? आरजू ने रुक कर पूछा।
मतलब ये कि मैं कैसा हूँ, इसके बारे में आप ही कुछ बता सकती हैं? मुझे क्या मालूम कि मैं कैसा हूँ? आबिर हंसा। यू आर सो स्वीट। आरजू ने उसे तिरछी नजरों से देखा और जब वो दोनों लाउंज में आ गए तो आरजू से सोफे पर बैठने का इशारा करने के बजाय खुले दरवाजे की तरफ बढ़ी। आइए अंदर आ जाएं। आज पहली बार उसने आरजू का बेडरूम देखा। कमरे में घुसते ही 2 कुर्सियां पड़ी थी, कुर्सियों के साथ कॉर्नर टेबल जिस पर लैंडलाइन टेलीफोन रखा था और साथ एक डायरी थी। आबिर को टेलीफोन देखकर हैरत हुई। आरजू ने इस लैंडलाइन का कभी जिक्र नहीं किया था और ना ही उसे नंबर देने की कोशिश की थी। आगे बेड था जिस पर गहरे नीले रंग की चादर बिछी थी। बेड के उस तरफ ड्रेसिंग टेबल थी जो हर तरह के सामान से खाली थी। ड्रेसिंग के बराबर वॉशरूम का दरवाजा और बेडरूम के सामने टेलीविजन था, मां डीवीडी प्लेयर। आरजू ने आबिर को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद बेड पर बैठ गई। आज उसने ढीला ढाला गुलाबी गाउन नुमा लिबास पहन रखा था। आरजू ने गिलास से एक हल्का सा घूंट भरा, आबिर को मुस्कुराती नजरों से देखा और बोली, आज मैं बहुत उदास थी। मेरा जी चाह रहा था मेरे पास कोई हो अपना जैसा, बस फिर मैंने आपके नाम पर उंगली रख दी, आप आ गए, आपका बड़ा करम। ये कहते हुए वो गुलूगीर सी हो गई। मान देने का शुक्रिया। आबिर ने उसकी आंखों में देखा जहां उदासी बाल खोल रही थी। आरजू साहिबा, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, उसने मुस्कुराने की कोशिश की, बस यूं ही कभी डिप्रेशन में आ जाती हूँ। मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि आप डॉक्टर हैं, खूबसूरत हैं, फिर भी अकेली हैं। आखिर ऐसा क्यों? आबिर ने सवाल उठाया। किसने कहा मैं अकेली हूँ? आप है ना मेरे पास। आरजू ने टालना चाहा। ये एक वक्ती साथ है, आबिर ने संजीदगी से कहा। आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक, ये बताना पसंद करेंगी? किसने कहा आपसे मैंने शादी नहीं की? बाबा, मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ। आरजू ने दोनों हाथ में थामे गिलास से फिर एक घूंट भरा। आबिर उसके इस इंकशाफ पर हैरान रह गया। वो कहीं से शादीशुदा नजर न आती थी, कजा एक बच्ची की अम्मा। कहाँ है वो बच्ची? आबिर ने पूछा। आबिर साहब, माफ कीजिएगा, ये मर्द बड़े कमीने होते हैं। आरजू एकदम इंतहाई तल्ख हो गई। वो जाते हुए बच्ची को साथ ले गया। सुना है वो मुल्क ही छोड़ गया। मेरी बच्ची 1 साल की थी जब मुझे तलाक हुई और मेरी बच्ची मुझसे छीनी। एक तवील अरसा हो गया मुझे अपनी बच्ची को देखे हुए। अब तो वो जवान हो रही होगी। जवान? आबिर को ये बात हजम ना हुई। जी आबिर साहब, इस वक्त तो 12 साल की तो होगी। मेरी शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। आरजू ने गिलास मुंह से लगाया। ओ अच्छा, आबिर बोला। उस शख्स ने आपको तलाक क्यों दी? वो एक लालची शख्स था, उसे दौलत की हवस थी। मेरे वालिदैन जब उसकी हवस पूरी नहीं कर सके तो उसने मुझे ठोकर मार दी। तब मैंने खुद को संभाला, तालीम हासिल की, डॉक्टर बनी। आज मेरे पास दौलत है। मैं 60,000 रुपए इस घर का किराया अदा करती हूँ। इतने बड़े घर में मुझे तन्हा रहना पसंद है। मैं खुश हूँ। मैं अब कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे शादी से नफरत है। आरजू ने आबिर की आंखों में देखा, फिर यखलक उसने अपना मूड बदला, चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी, फिर अपने मकसूद अंदाज में नाक सिकोड़ी। छी, आपने क्या मौजू छेड़ दिया? सॉरी आरजू साहिबा। आबिर की नजरें उस गिलास पर थी जो आरजू ने दोनों हाथों से थाम रखा था। सॉरी आबिर साहब, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक देना भूल गई। उसने अपने गिलास को खास अंदाज से देखते हुए कहा। मैं अभी लाती हूँ। बैठ जाइए, आबिर बोला। ये बताइए इस गिलास में क्या है? ड्रिंक है लेकिन कोल्ड नहीं। आरजू ने उसे गहरी नजरों से देखा, फिर हंसी और हंसती चली गई। आप डॉक्टर होकर जहर पी रही हैं? आबिर ने संजीदगी से कहा। जब तन्हाई काटे न कटे तो आदमी क्या करे? आरजू फिर से आदरदा हो गई। लेकिन आप तो कहती हैं कि आपको तन्हा रहना पसंद है। आबिर ने जरा की। हाँ पसंद है। आरजू की आंखों में गुलाबी डोरे तैरने लगे थे। उसकी आंखें पहले ही क्या कम कयामत खेज थीं कि उन गुलाबी डोरों ने उन्हें मजीद कयामत खेज बना दिया था। इन बंद होती आंखों को उसने हल्का सा खोल कर कहा। अब मैं किसी मर्द के साथ नहीं रह सकती, लेकिन तन्हाई तो काटती है। पता नहीं आप मेरी बात समझेंगे कि नहीं। आपके घर के लोग कहाँ हैं? उनके साथ रहे ना? आबिर ने कहा। सब मर खप गए, कोई नहीं है मेरा। आरजू हजियानी सी हो गई। प्लीज छोड़े इस मौजू को, कोई और बात करे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। गिलास हाथ में होने की वजह से वो पूरे हाथ तो न जोड़ सकी, अलबत्ता उसने अपनी उंगलियां जोड़ दी। आबिर ने खिलाफ मामूल कोई जवाब ना दिया। वो उसे यकटिक देखता रहा। वो उठते हुए बोली, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ। चंद मिनटों के बाद वो आई तो उसके हाथ में एक गिलास था। आबिर को गिलास हाथ में लेते हुए ठंडक का एहसास हुआ। कोल्ड ड्रिंक सफेद थी। एक लम्हे को आबिर के दिल में शुबा गुजरा कि कहीं ये कमबख्त उसके लिए कोल्ड ड्रिंक के बजाय ड्रिंक तो नहीं ले आई। आबिर ने उसके गिलास को अपनी आंखों के सामने करते हुए सोचा, शुबा ना करें, 100% कोल्ड ड्रिंक है। आरजू उसकी चोरी पकड़ते हुए मुस्कुरा कर बोली,
मैं किसी को फरेब नहीं देती। चलिए मैं यकीन कर लेता हूँ। आबिर ने कहते हुए हल्का सा घूंट लिया। वो वाकई कोल्ड ड्रिंक थी। उसने मुतमईन होकर लगातार 2 घूंट लिए। आरजू ने टीवी ऑन किया, डीवीडी मुंतखब करके प्लेयर में लगाई। वो उसकी तरफ से पीठ मोड़े कालीन पर बैठी डीवीडी लगाने में मसरूफ थी। उसकी पीठ देखकर आबिर को सांप का ख्याल आया जो बकौल आरजू उसकी पीठ पर मौजूद था। अचानक उसके अंदर एक शदीद ख्वाहिश जागी, लेकिन मसला ये था कि वो सांप को क्यों कर देखे। आरजू से किसी तरह की फरमाइश करना इंतहाई मायूब बात थी। एक इंग्लिश रोमानी फिल्म लगाकर आरजू उसके बराबर वाली कुर्सी पर आ बैठी और बोली, ये बड़ी जबरदस्त फिल्म है, मैं इसे 10-12 मरतबा देख चुकी हूँ। अच्छा, आबिर ने टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाते हुए कहा। फिल्म शुरू हुई तो आबिर को यह अंदाजा लगाते देर न लगी कि फिल्म किस किस्म की है। जज्बाती मनाजिर की भरमार ने आबिर को बेचैन कर दिया। वो एक झटके से कुर्सी से उठा और लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गया। आरजू को यह समझने में देर न लगी कि आबिर बेडरूम से उठकर क्यों गया है। उसने दरवाजे पर खड़े होकर आबिर को देखा जो सोफे पर बैठा पूरे इत्मीनान से कोल्ड ड्रिंक के घूंट ले रहा था। आरजू ने डीवीडी प्लेयर ऑफ कर दिया और बेड पर बैठते हुए अंदर से आवाज लगाई, आबिर अंदर आ जाएं, मैंने डीवीडी प्लेयर ऑफ कर दिया है। आबिर उसकी आवाज सुनकर बेडरूम में आ गया और कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, ऐसी फिल्में देखकर मेरे सर में दर्द हो जाता है। आरजू ने कोई जवाब न दिया। चंद लम्हों बाद उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। उसने टीवी के ऊपर रखे हुए मोबाइल को उठाया। स्क्रीन पर नाम देखकर वो बेडरूम से बाहर निकल गई और बात करती हुई किचन में चली गई। इतनी दूर के आबिर तक उसकी आवाज नहीं पहुंच सकती थी। फिर उसने मोबाइल ऑफ करके लाउंज की मेज पर रखा और अंदर आ गई। सॉरी आबिर, आप बोर तो नहीं हुए? नहीं। आबिर ने गिलास खाली करके कॉर्नर टेबल पर रखा। अच्छा ये बताइए, आप खाना किस वक्त खाना पसंद करेंगे? आरजू ने टेबल से खाली गिलास उठाते हुए कहा। जब आपका दिल चाहे, आबिर बोला। आरजू ने वॉल क्लॉक पर नजर डाली। चलिए फिर आधे घंटे के बाद खाते हैं। आप इजाजत दे तो एक चक्कर किचन का लगा लूं, वैसे खाना तैयार है। आप एक नहीं 2 चक्कर लगाएं, आबिर ने हंस कर कहा। वो गुनगुनाती हुई बेडरूम से निकल गई। किचन से उसके गाने और देगचियों से ढक्कन उठाने और रखने की आवाजें आती रही। आबिर सोचने लगा कि ये किस किस्म की लड़की है। फिर उसे फौरन ये ख्याल आया कि लड़की कहाँ औरत है, एक बच्ची की माँ। ये और बात है कि उसे औरत कहने को जीना चाहता था। वो किस टाइप की लड़की है ये बात वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे ये एहसास जरूर था कि कहीं कोई गड़बड़ है। कुछ देर के बाद वो गुनगुनाती हुई बेडरूम में आ गई। उसे मुस्कुराती आंखों से देखा और वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, 1 मिनट में आई। फिर वो वॉशरूम का दरवाजा खोलने से पहले गर्दन मोड़कर बोली, आबिर साहब, आपने मेरी पीठ पर बने सांप को देखने की कभी फरमाइश नहीं की? हैरत है। और आबिर का जवाब सुने बगैर वॉशरूम में दाखिल हुई और खटाक से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसने लिबास तब्दील कर लिया था। अब वो ट्राउजर और लंबी कमीज में थी। वो अंदर से बालों में ब्रश करती निकली थी। फिर वो बेडरूम और ड्रेसिंग टेबल के दरमियान खड़ी होकर ब्रश करती हुई बोली, आबिर साहब, मैं सोच रही हूँ कि अस्पताल की नौकरी छोड़ दूं। क्यों? आबिर ने पूछा। उसे उसके ख्याल पर हैरत हुई और जब उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के आईने पर गई तो ये हैरत 2 चंद हो गई। आरजू का चेहरा आबिर की तरफ था और पीठ आईने की जानिब। वो बड़े इत्मीनान से अपने बालों में ब्रश फेर रही थी। आबिर को आईने में जो नजर आ रहा था उसके बारे में वो यकीन से नहीं कह सकता था कि ऐसा उसने दानिस्ता किया था या भूल से, लेकिन उसकी ये भूल बड़ी चश्मकुशा थी। खुली कमीज से उसकी पीठ साफ नजर आ रही थी। उसकी पुश्त पर सांप का कोई निशान न था। जिल्द साफ थी। इसका मतलब है आरजू ने जो कुछ कहा वो झूठ कहा था, लेकिन क्यों? बालों में ब्रश फेरते फेरते वो रुक गई। आबिर की आंखों में हैरत देखकर उसकी छठी हिस्स जागी। उसने गर्दन मोड़कर आईने में देखा तो उसके मुंह से बेख्तियार निकला, ओह माय गॉड। उसने ब्रश बेड पर उछाला और किसी छलावे की तरह छलांग मारकर वॉशरूम में घुस गई और जब बाहर आई तो शर्मिंदा शर्मिंदा सी थी। कमीज की खुली हुई जिप बंद हो चुकी थी। आबिर ने उसे मजीद शर्मिंदा करना मुनासिब ना समझा। जो बात चल रही थी वो उसने दोहराई, आप अस्पताल की नौकरी क्यों छोड़ना चाहती हैं? हाँ। आरजू को जैसे सहारा मिला। वो उसको ममनून नजरों से देखती हुई बोली, अस्पताल की नौकरी में बकबक बहुत है। मैं चाह रही हूँ कि अपना क्लिनिक खोल लूँ। इस तरह मुझे अपने मशागल के लिए वक्त भी मिल जाएगा और वक्त भी वक्त अस्पताल जाने से मेरी जान छूट जाएगी। ख्याल तो बुरा नहीं, लेकिन क्लिनिक जमते जमते ही जमेगा। मेरा मतलब है वक्त लगेगा, आबिर बोला। कोई परवाह नहीं। आरजू ने ये कहकर घड़ी पर नजर डाली। आइए लाउंज में चलें, मैं किचन में काम भी करती रहूंगी और बातें भी। ओके। आबिर उसके साथ बेडरूम से बाहर निकल आया और सोफे पर इस तरह बैठा कि वो सामने नजर आती रहे। आरजू ने फ्रिज का दरवाजा खोलकर कुछ चीजें निकाली और मसरूफे अमल हो गई। 10-15 मिनट बाद उसने मेज पर खाना लगाना शुरू किया। उसने अच्छा खासा तकल्लुफ कर लिया था। खाना अच्छा था। आबिर ने पूरी दिलचस्पी और रग़बत से खाया।
खाने के दौरान वो आबिर से इधर उधर की बात करती रही। फिर अचानक उसने एक सवाल किया और ये पहला जाती सवाल था जो उसने अब तक की मुलाकात में किया था। उसने पूछा, आबिर क्या आप शादीशुदा हैं? आबिर ने उसके अचानक सवाल पर आरजू को आंखें उठाकर देखा और बोला, जी मैं शादीशुदा था। वाकई? आरजू को शायद इस जवाब की उम्मीद न थी। क्या आपकी शादी भी 14-15 साल की उम्र में हो गई थी? ये कहकर वो हंसी। नहीं, इस हादसे को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, आबिर ने संजीदगी से कहा। चलिए दफा करें, आरजू ने बर्तन समेटते हुए कहा। मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत वक्त पर गलत मौजू छेड़ दिया। अच्छा ये बताएं, चाय पियेंगे या कॉफी? चाय, वो मुस्कुरा कर बोला। चाय बनाने में आरजू ने खासी देर लगाई। इस असना में उसने किचन से अपने बेडरूम के कई चक्कर लगाए। मोबाइल उसके हाथ में था। वो बार बार मोबाइल फोन की स्क्रीन को देख रही थी। अचानक स्क्रीन रोशन हुई लेकिन घंटी नहीं बजी। फोन साइलेंट पर था। आरजू ने मोबाइल ऑन करके कान से लगाया, हेलो कहा। जवाब में उधर से कुछ सुना और बोली, ठीक है। फिर वो तेज तेज कदमों से किचन में गई और एक कप चाय ले आई। आबिर ने एक कप देखकर पूछा, और आप? मैं चाय नहीं पीऊंगी, आरजू ने कुछ इस अंदाज से कहा कि आबिर ने फिर कोई सवाल करना मुनासिब ना समझा। चाय पीते हुए आबिर की नजर लाउंज की वॉल क्लॉक पर गई तो वो चौंका। 12 से ऊपर का अमल था। उसे घर पहुंचते पहुंचते घंटा लग सकता था। खासी देर हो गई थी। वो जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरने लगा। आबिर को जल्दी जल्दी चाय पीते देखकर आरजू ने कहा, आराम से, घर पहुंचने की बहुत जल्दी है क्या? मैं आपको 12:30 बजे से पहले न जाने दूंगी। 15 मिनट का मसला था। आबिर ने घड़ी देखते हुए कहा, चलें ठीक है। आबिर साहब आप कितने अच्छे हैं, आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मोबाइल उठाकर बेडरूम में चली गई। आबिर को ये तो महसूस हो रहा था कि वो बेचैन है, लेकिन उसकी सरगर्मी की वजह समझ में नहीं आ रही थी। वो 5-7 मिनट के बाद बेडरूम से निकली और फिर मुस्कुराती हुई किचन में चली गई और सिंक में पड़े बर्तन धोने में मसरूफ हो गई। ठीक 12:30 बजे घर की घंटी बजी। ओ गॉड, इस वक्त कौन आ गया? आरजू ने किचन से आवाज लगाई। आबिर साहब जरा देखिएगा, दरवाजे पे कौन है? मेरा ख्याल है चौकीदार होगा। आबिर ये सोचकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया कि आरजू बर्तन धोने में मसरूफ है, इसलिए उसने उसे दरवाजे पर भेज दिया है। वो नहीं जानता था कि आरजू को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि दरवाजे पर कौन है, इसीलिए उसने कसदन उसे दरवाजा खोलने भेजा है। दरवाजा खोलते ही आबिर के होश उड़ गए। 2 हट्टे कट्टे बंदे तेजी से अंदर आए और उन्होंने दाएं बाएं होकर बड़ी फुर्ती से उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। जब आबिर ने नजर उठाई तो अपने सामने एक और शख्स को हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा पाया। तुम आबिर हो? रिवॉल्वर वाले शख्स ने सवाल किया। आबिर को बड़ी हैरत हुई कि आने वाले उसके नाम से भी वाकिफ थे। छोड़े मुझे, कौन है आप लोग? आबिर ने कसमसा कर कहा। शाहजी वक्त जाया ना करें, इसकी शक्ल देखें, ये आबिर के सिवा कोई और नहीं हो सकता। उसे मजबूती से गिरफ्त में लिए बाएं जानिब वाले बंदे ने कहा, चलो फिर। रिवॉल्वर वाला शख्स बोला। फिर वो आबिर से मुखातिब हुआ, तुम्हें हमारे साथ चलना है, फैसला कर लो, जिंदा चलोगे या मुर्दा? आपको कोई जरूर गलत फहमी हुई है, अंदर चलकर आरजू साहिबा से बात कर लें। आबिर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जर्रा भर भी समझने की कोशिश नहीं की। लंबे चौड़े बंदों ने उसकी बगलों में हाथ डालकर ऊपर उठाया और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे। पीछे रिवॉल्वर बरदार शख्स था। उन तीनों के हटते ही एक चौथा आदमी नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक खूबसूरत ब्रीफकेस था। वो खुले दरवाजे से अंदर आया और जैसे ही वो राहदारी से बाएं जाने मुड़ा, उसे आरजू नजर आई। उसके हाथ में आधा भरा नाजुक सा गिलास था। वो उस शख्स को देखकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और बोली, सब ठीक हो गया, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने नहीं देखा। उसने ब्रीफकेस मेज पर रखा। सुनीता, ये ब्रीफकेस संभालो, इसमें 30 लाख मौजूद हैं। मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लो। सर जी कोई चाय शाय? आरजू ने ब्रीफकेस पर नजरें जमाते हुए कहा। ओ नहीं बाबा, फिर कभी सही। ये कहकर वो शख्स वापस पलटा और जब तक आरजू दरवाजे तक आई वो शख्स सीढ़ियां उतर चुका था। चंद लम्हे वो खुले दरवाजे से खाली सीढ़ियां तकती रही। फिर उसने दरवाजा बंद किया और लाउंज में आकर उस सोफे पर बैठ गई जहां कुछ देर पहले आबिर बैठा था। मुझे माफ कर देना आबिर, उसने उदास लहजे में खुद कलामी की और गिलास मुंह से लगाकर गडागड पीती चली गई। उसका उछाला हुआ कव्वा ठक करके उसके मुंह पर पड़ा और फिर मुंह से फिसलकर सहन के फर्श पर गिरा। ये रानी पंखी की तवक्का के खिलाफ हुआ था। ऐसा वो सोच भी ना सकती थी कि बग्गा उसकी भेंट को उसके मुंह पर मार देगा। इसका मतलब है कि बग्गा उससे सख्त नाराज हो गया है। उसने कव्वे को पूंछ से पकड़कर उठाया और ये सोचकर दोबारा आसमान की तरफ उछाल दिया। हो सकता है ऐसा किसी गलती की वजह से हो गया हो, लेकिन ऐसा न था। कव्वे की वापसी किसी गलती का शाखसाना न थी। यही वजह थी कि आसमान की तरफ उछाला जाने वाला कव्वा आसमान पर थूके जाने वाले थूक की तरह उसके मुंह पर गिरा
अब किसी किस्म की शुबे की गुंजाइश ना रही थी। रानी पंखी ने जमीन पर पड़े कव्वे को फिर उठाया और उसे लेकर बावर्ची खाने में आ गई। उसने कव्वे को चूल्हे में झोंक दिया और चूल्हे की आग तेज कर दी। कव्वा आग पर चढ़ चढ़ करके जलने लगा। माई पंखी ने पैड़ी पर बैठकर जमीन पर रखी हंडिया उठाई और मुंह से लगा ली। कव्वे की यखनी पीते ही वो सारा गम भूल गई। उसकी आंखों में धुंध उतरने लगी और दिल पर एक सरशारी सी छाने लगी। रानी पंखी बावर्ची खाने से निकलकर सहन में बिछी चारपाई पर लेट गई। उसने अपना एक हाथ आंखों पर रखा और फिर भूल गई कि वो कहाँ है। उसे अपनी सुध बुध ना रही। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक उदास बिस्तर पर पाया। ये एक आरास्ता कमरा था। उसने लेटे लेटे कमरे का जायजा लिया और सोचा कि वो कहाँ है। ये उसका घर का कमरा ना था, ये आरज़ू का भी बेडरूम ना था, ये कोई और ही खूबसूरती से सजा कमरा था। फिर उसे जल्द ही सब कुछ याद आ गया कि वो रात को कहाँ था। अगरचे कमरे की तमाम रोशनियां बुझी हुई थी, लेकिन पर्दों के पीछे झलकता उजाला इस बात का गम्मास था कि सुबह हो चुकी है। अगर वो अपने घर के कमरे में होता तो यकीन कर लेता कि रात गई बात गई, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। बात अभी शुरू हुई थी। आबिर को आरज़ू के घर से उठाया गया था। नीचे एक ऊंची सी गाड़ी की पिछली सीट पर उसे धकेला गया। वो दोनों बंदे उसके दाएं बाएं बैठ गए। रिवॉल्वर बरदार अगली सीट पर विराजमान हुआ और उसने हाथ पीछे करके रिवॉल्वर आबिर की पेशानी से लगा दिया। ड्राइवर की सीट खाली थी। 2 मिनट के बाद ही एक शख्स ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और अपने बराबर बैठे हुए शख्स से बोला, शाहजी चलें? हाँ, शाहजी ने जवाब दिया और फिर पीछे मुड़कर बाएं जानिब बैठे शख्स को हुक्म दिया, इसे सिगरेट पिलाओ। इससे पहले कि आबिर कहता मैं सिगरेट नहीं पीता, दाएं जानिब बैठे शख्स ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। चंद लम्हों के बाद आबिर को अपना होश ना रहा। आंख खुली तो उसने खुद को एक आरास्ता बेडरूम में पाया। उसका जहन बोझल था, लगता था जैसे किसी गहरी नींद से जागा हो। वो बेड पर उठकर बैठा तो उसके पांव ने दबीज कालीन को छुआ। उसने झुक कर देखा तो उसे पास ही चप्पल नजर आई। अभी वो चप्पल पहनकर वॉशरूम जाने के लिए उठ ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और एक तेज खुशबू का झोंका आया। वो चांद चेहरा और सितारा आंखों वाली दिलकश औरत थी। सिया लिबास और मल्टी कलर दुपट्टे में उसका हुस्न मजीद निखर आया था। आप जाग गए? उसने आबिर को बेड पर बैठा देखा तो उसके करीब चली आई। मैं कहाँ हूँ? आबिर ने खुशबू भरी औरत को एक नजर देखा। आप एक खूबसूरत बेडरूम में हैं। ये कहकर वो हंसी और फिर उसने खिड़की से पर्दे हटाए। यकदम रोशनी अंदर आई। इस रोशनी से जहाँ कमरा मुनव्वर हुआ, उस दिलकश औरत के रंग भी रोशन हो गए। वो एक खास अंदाज में चलती हुई उस जानिब आई। साथ वो बोल भी रही थी, आप शावर वगैरह ले लें, इतनी देर में मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। नाश्ते में कोई खास चीज पसंद हो तो बिला तकल्लुफ बताएं। कुछ लोग पराठा पसंद करते हैं। यहाँ हर वो चीज मिल जाएगी जिसकी आप फरमाइश करेंगे। वो उसके करीब बेड पर बैठ गई और होंठ दबाकर धीरे से मुस्कुराई। क्या आप मेरा नाम जानना चाहेंगे? जी जरूर, आबिर ने खुशदिली से कहा। मेरा नाम सोनी है, सोनी इफ्तिकार, लेकिन मैं माहीवाल की सोनी की तरह नक्शड़ी नहीं हूँ। मुझे आप खुश मिजाज पाएंगे। मैं अब चलती हूँ। मेरे बाहर निकलते ही दरवाजा लॉक हो जाएगा और दरवाजे पर खड़ी गार्ड अलर्ट हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि आपने मेरी बात समझ ली होगी। मेरा नंबर 666 है। मुझे आप हर मुश्किल में याद कर सकते हैं। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने पलटकर आबिर को देखा और बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही दरवाजा खटाक से बंद हो गया। सोनी की खुशबू अब भी कमरे में मौजूद थी। वो जो भी परफ्यूम इस्तेमाल करती थी, उसकी खुशबू बहरहाल खुशगवार थी। सोनी के नंबर बताने पर उसे अपना मोबाइल फोन याद आया। उसने अपनी जेबों में मोबाइल फोन तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अलबत्ता साइड टेबल पर एक सुर्ख रंग का खूबसूरत टेलीफोन सेट जरूर मौजूद था। शायद इसी के जरिए सोनी से राब्ता किया जा सकता था। वो वॉशरूम से नहा कर निकला तो टेलीफोन की घंटी बज रही थी। ये खतरे की घंटी थी। अंजू कई बार बाहर का चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन हर बार रानी पंखी को सोता पाया था। ऐसा कभी ना हुआ था। वो कव्वे की यखनी पीकर दोपहर ढलने के बाद बेदार हो जाती थी, लेकिन इस वक्त तो रात हो रही थी। सहन में अंधेरा फैला हुआ था और रानी पंखी आंखों पर हाथ रखे बेसुध पड़ी थी। उसने करवट तक नहीं ली थी। अंजू फिक्रमंद हो गई थी कहीं बुढ़िया चल तो नहीं बसी। तब उसने चारपाई पर छलांग लगाई और आंखों पर रखे हाथ से अपना जिस्म रगड़ने लगी। जिस्म के दबाव से रानी पंखी का हाथ उसके चेहरे से हट गया, लेकिन वो अब भी बेदार न हुई। तब वो रानी पंखी के पैरों की तरफ पलटी और जोर जोर से उसके पाँव से अपना जिस्म रगड़ने लगी। फिर भी कोई असर ना हुआ तो उसने रानी पंखी के पाँव के तलवों से अपना मुंह लगाया। गीली जुबान लगते ही रानी पंखी की आंख खुल गई। वो फौरन उठकर बैठ गई। उसने सहन में अंधेरा और अंजू को बेकरार देखा तो सारी सूरत हाल उसकी समझ में आ गई। वो अंजू को कमरे में ले गई। कुछ देर के बाद जब वो दोनों बाहर आईं तो अंजू उसके साथ इंसानी रूप में थी।
रानी पंखी ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, ओ अंजू, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? अम्मा, पता नहीं तू क्या बेचकर सोई थी। मैंने कोशिश तो कई बार की, पर तू टस से मस ना हुई। अंजू ने उसके साथ बैठते हुए कहा। फिर अचानक जैसे ही उसे कुछ याद आया, वो पुरशौक लहजे में बोली, अम्मा, क्या तू मुझे मेरा चौथा घर दिखाएगी? हाँ, दिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ तू जल्दी जल्दी अपने सारे घर देख ले। रानी पंखी के अंदाज में उलझन थी। ठीक है अम्मा, अनारा उठते हुए बोली। मैं कोयला ले आऊं? हाँ, ले आ। रानी पंखी भी उठ गई। फिर उसने अनारा से कोयला लेकर 7 घर बनाए और खुद 7वें घर में बैठकर उसने आवाज लगाई, चल अंजू, आजा, चौथे घर में बैठ जा। अनारा उसकी आवाज सुनते ही चौथे घर में बैठ गई और बोली, अम्मा, बैठ गई। रानी पंखी ने गले से चांदी का भारी तावीज उतार कर मुट्ठी में लिया और कहना चाहा, हाँ अंजू, देख सामने क्या है। लेकिन रानी पंखी के गले से आवाज न निकली। उसने घबरा कर मुट्ठी खोली और तावीज जमीन पर फेंक दिया। अनारा, जो उसके हुक्म की मुंतजिर थी, परेशान होकर बोली, अम्मा, क्या हुआ? वो अनारा को क्या बताती कि क्या हुआ है, ऐसा तो कभी ना हुआ था। आज ये दूसरा वाकया था जो गैर मुतवक्का तौर पर वकूअ पजीर हुआ था। सुबह बग्गा ने कव्वा कबूल ना किया और इस वक्त चांदी का तावीज यखलक इतना ठंडा हो गया था कि अगर रानी पंखी उसे जमीन पर ना फेंक देती तो यकीनन उसका हाथ जल जाता। अम्मा, क्या हुआ, बोलना। अनारा जवाब न पाकर परेशान हो गई। अरे बताती हूँ, जरा मुझे बात समझ तो लेने दे। रानी पंखी ने जमीन पर पड़े तावीज को उसकी डोरी से पकड़कर उठाया, उसे अपनी आंखों के सामने किया, उस पर कुछ पढ़कर फूंका और फिर तेजी से उसे घुमाया और फिर उसे जमीन पर डालकर छुआ। वो अब इतना ठंडा ना रहा था कि हाथ जलता, लेकिन उसे मुट्ठी में बंद करना अब भी मुमकिन ना था। रानी पंखी को यकीन हो गया कि ये कार्रवाई भी बग्गा की तरफ से की गई है। उसकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। अम्मा, तूने तावीज जमीन पर क्यों फेंक दिया? अनारा ने अपना सवाल नए अंदाज से दोहराया। अंजू, ये तावीज अचानक इतना ठंडा हो गया था कि अगर जमीन पर न फेंकती तो मेरा हाथ जल जाता, रानी पंखी ने बताया। अम्मा, क्या बात कर रही है? अनारा ने तंदिया अंदाज में हंसते हुए कहा, गर्म चीज से हाथ जलते हुए जरूर सुना है, लेकिन तू ठंडे तावीज से जल रही है। हम शैतान परस्तों को आग बिल्कुल नहीं जलाती। तू देखती नहीं कि मैं उबलते पानी में हाथ डाल देती हूँ। अगर जलती आग पर भी हाथ रख दूं तो मेरा कुछ ना बिगड़ेगा। रानी पंखी ने इंकशाफ किया। इसीलिए उसने तावीज को अंगारा नहीं बनाया, बर्फ बना दिया। अम्मा, किसने ऐसा किया? अनारा ने हैरत ज़दा होकर पूछा। बग्गा के अलावा ये काम कौन कर सकता है? अंजू, वो मुझसे नाराज हो गया है, रानी पंखी ने फिक्रमंद लहजे में कहा। अम्मा, इस पर परेशान होने की क्या बात है? तू उसे मना ले, अनारा ने मशवरा दिया। तू नहीं जानती कि वो क्या चाहता है, रानी पंखी ने ठंडी सांस लेकर कहा। मुझे तो बस इतना ही पता है कि वो तेरा मजनू है, अनारा ये कहकर हंसी। और अब ये जुनून इतना बढ़ गया है कि वो बदला लेने पर उतर आया है, रानी पंखी ने बताया। तो तू उसकी बात मान क्यों नहीं लेती? अनारा बोली। उसकी बात मानने का मतलब है कि जीते जी मर जाऊं। वो मुझे अपनी रानी बनाना चाहता है। रानी पंखी ने अनारा के सामने किसी सहेली की तरह राज उगल दिया। ये कोई पाप तो नहीं, अनारा बोली। वैसे भी वो काली दुनिया का बादशाह शख्स है। उसी ने तुझे रानी का खिताब दिलवाया, उसी ने तेरे सर पर ताज सजाया, फिर तू क्यों भाग रही है? हाँ अंजू, तेरी ये बात ठीक है कि उसके मुझ पर अनगिनत एहसानात हैं। वो बचपन से मेरे साथ है। इस अग्निपथ पर एक तरह से उसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। एक इंसान शैतान औरत को ये एजाज इसी की बदौलत मिला है। ये सब अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मेरा मसला ये है कि अगर मैं उसकी रानी बन गई तो ये अग्निपथ यहीं तमाम हो जाएगा। बग्गा को रानियों की कमी नहीं, लेकिन मेरी परवाज रुक जाएगी, मेरे पर कट जाएंगे। बग्गा मेरी मंजिल नहीं, मुझे बड़े शैतान तक पहुंचना है, रानी पंखी ने बहुत साफ लफ्जों में उसे समझाया। अगर उसे रानियों की कमी नहीं है तो फिर वो तेरे इंतजार में क्यों है? अनारा ने सवाल उठाया। जैसा मैंने तुझे बताया, वो बचपन से मेरे साथ है, मैं उसकी चाहत हूँ। फिर मेरा इंसान होना उसके लिए बाइस से कशिश है। वो बेचारा भी क्या करे, मेरी जवानी तूफान उठा देने वाली थी। अंजू, तुझमें मेरी थोड़ी बहुत झलक है, रानी पंखी ये कहकर हंसी। अम्मा, मैं जानती हूँ तेरी आंखों में अभी बड़ी कशिश है, पर अम्मा अब तू बुढ़िया हो गई। बग्गा अभी तक तेरा क्यों दीवाना है? अनारा ने पूछा। अंजू, ये शरीर इस दुनिया तक है, दुनिया छोड़ते ही मनपसंद रूप मिल जाता है।
बग्गा यही तो चाहता है कि मैं इस दुनिया को छोड़ दूं, जीते जी मर जाऊं। दुनिया छोड़ते ही तरक्की रुक जाएगी। बग्गा मेरी मंजिल नहीं, इसीलिए इसकी रानी बनने से इनकारी हूँ। अम्मा तेरे झगड़े में मुझे न नुकसान पहुंच जाए। अनारा फिक्रमंद होकर बोली, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं बग्गा को संभाल लूंगी, तू परेशान न हो। रानी पंखी ने तावीज की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, देखती हूँ गर्म हुआ कि नहीं। रानी पंखी ने एहतियात से चांदी के तावीज को छुआ तो वो उसे ठंडा न लगा। उसने तावीज उठाकर मुट्ठी में ले लिया और फसक्कड़ मार कर बैठती हुई बोली, चल अंजू तैयार हो जा। अम्मा मैं तैयार हूँ, अनारा फौरन बोली। अच्छा फिर सामने देख, बोल क्या नजर आ रहा है? रानी पंखी ने पूछा। अम्मा मेरे सामने एक बस है जो मुसाफिरों से भरी हुई है और 17-18 साल की लड़की बस से उतर रही है। अच्छी प्यारी लड़की है, उसने नीले रंग की चादर ओढ़ रखी है, अनारा ने बताया। उस लड़की का नाम रोशना है और ये तू है, रानी पंखी ने बताया। अम्मा ये बस से उतरकर कहाँ जा रही है? अनारा ने पूछा। उसकी किस्मत फूटने वाली है, रानी पंखी ने जवाब दिया। अम्मा फिर तू उसे रोकना, उसे बर्बाद होने से बचा, अनारा ने परेशान होकर कहा। इसे मैं क्या, कोई भी गड्ढे में गिरने से नहीं बचा सकता। गया वक्त हाथ नहीं आता, अब तू चुपचाप देखती जा और सुनती जा। अनारा ने देखा कि रोशना बस से उतरकर ठेले वालों की तरफ बढ़ी। बस में उसके माँ बाप मौजूद थे, वो उनके साथ अपने गांव जा रही थी। वहां उसके चचा की बेटी की शादी थी। चचाजाद बहन के साथ रईसा उसकी सहेली भी थी। दोनों का बचपन साथ गुजरा था, इसलिए वो खुशी खुशी शादी में शिरकत के लिए जा रही थी। ये गरीब घराना था जो घरेलू मुलाजमों के तौर पर काम करके जिंदगी काटता था। रोशना को बस से बन कबाब का ठेला नजर आया तो उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा मुझे भूख लग रही है, मैं ठेले से बन कबाब ले आऊं? क्या तेरे लिए लाऊं? मेरे लिए ही नहीं, अपने अब्बा के लिए भी ला। रोशना की माँ ने अपनी कमीज से छोटा सा पर्स निकाल कर उसे पैसे देते हुए ताकीद की। रोशना पर छेतिया, गाड़ी तुरने वाली है। अच्छा अम्मा। रोशना पैसे लेती ही खड़ी हो गई। बस से उतरकर उसने ठेले की तरफ नजर की। ठेले वाला बन को छुरी से काट रहा था। एक मुसाफिर उसके सामने खड़ा था। इस वक्त दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी थी। रोशना तेजी से ठेले की तरफ बढ़ी। बस से उतरते ही रोशना पर दो बदकुमाश बंदों की नजर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा। इस मगरबू मुस्कुराहट के साथ ही वो दोनों एक्शन में आ गए। उनके कंधों पर रुमाल पड़े हुए थे और सर पर टोपियां थी। शलवार कमीज में मलबूस उन मकरबू चेहरों ने कंधों से रुमाल उतार कर अपने हाथ में ले लिए और रोशना के दाएं बाएं खड़े हो गए, कुछ इस तरह जैसे वो उसके साथ हों। रोशना का ऑर्डर सुनकर बन कबाब वाला अपने काम में मसरूफ हुआ। उन दोनों ने अपने रुमाल हवा में लहराए, कुछ इस अंदाज से जैसे रुमाल झाड़ रहे हों। अचानक रोशना को अपने चेहरे पर हवा महसूस हुई और फिर चंद सेकंड के बाद वो अपने हवासों में ना रही। उसे गिरते देखकर उन दोनों बदकमाशों ने उसे संभाला। इतनी देर में एक हाईरूफ गाड़ी उनके सामने आ खड़ी हुई। दरवाजा खोलकर दोनों ने रोशना को गाड़ी में डाला और गाड़ी जेट की रफ्तार से वहां से रवाना हो गई। इतनी देर में ठेले वाला कुछ समझता। वो गाड़ी नजरों से ओझल हो चुकी थी। ये मुश्किल से 2-3 मिनट का ऑपरेशन था। रोशना की माँ बस में बैठी अपनी बेटी पर नजर रखी हुई थी। उसने रोशना को ठेले की तरफ बढ़ते ठेले के सामने रुकते देखा। इतनी देर में एक गाड़ी रोशना और उसके बीच में आ गई। इसी वक्त ड्राइवर ने बस का हॉर्न बजाकर मुसाफिरों को अलर्ट किया। रोशना की माँ ने ड्राइवर को देखा और सोचा कि वो अपनी बेटी के बारे में बताए कि वो बस से बाहर है। फिर ये सोचकर रह गई कि अभी तो उसने पहला हॉर्न दिया है और इस वक्त कई मुसाफिर बाहर हैं। इतनी देर में तो रोशना बन कबाब लेकर आ जाएगी। जब उसने पलट कर ठेले वाले की तरफ देखा तो हाईरूफ गाड़ी वहां से जा चुकी थी और रोशना ठेले पर मौजूद न थी। इसका मतलब है कि वो बस की तरफ चल पड़ी है। उसने इत्मीनान का सांस लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि इसका इत्मीनान रुक चुका है। इत्मीनान का सांस उन दोनों बदकुमाशों ने भी लिया था। वो बहुत खुश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से उनके जाल में मछली फंस जाएगी और मछली भी सुनहरी। रोशना को उन्होंने 4 की चौरंगी के नजदीक एक गोट के पुख्ता मकान में पहुंचाया। उसे उन्होंने अधेड़ उम्र मुलाजमा जन्नत बीबी के हवाले किया। उसे हिदायत की कि रोशना होश में आने के बाद उसका खास ख्याल रखे। अगर कोई मसला हो तो वो उन्हें मोबाइल फोन पर आगाह कर दे और ये कि वो रात तक वापस आएंगे। जन्नत बीबी, जिसका नाम असल में दोज़ख बीबी होना चाहिए था, उन्हें इत्मीनान दिलाया कि वो पूरे इत्मीनान से जाएं। वो लड़की के होश में आने के बाद उसे संभाल लेगी। उनके जाने के बाद जन्नत बीबी ने अंदर से ताला लगाया, जबकि वो लोग घर के बाहर भी ताला डाल गए थे और उन्होंने हाईरूफ के बजाय एक और छोटी गाड़ी ले ली थी। वो हाईरूफ को दरवाजे के नजदीक गली में खड़ी कर गए थे। जन्नत बीबी ने बेड पर लेटी रोशना के हाथ पांव सीधे किए और उसकी चादर खींचकर एक तरफ डाल दी। उसने लड़की के वजूद का जायजा लिया। वो गोरी चिट्टी अच्छे नक्कुश वाली लड़की थी। उसका मुंह जोर सरापा उसकी कम उम्री की दलील था।
अपने लिबास से किसी छोटे घराने की महसूस हो रही थी। जन्नत बीवी को अंदाजा था कि वो कितनी देर में होश में आएगी, इसलिए उसने पंखा मजीद तेज किया और कमरे का दरवाजा बंद करके उसे मुकफ्फल कर दिया और अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। इस वक्त कोई काम न था, खाना वो खा चुकी थी, बस अब आराम ही करना था। वो कुछ देर इस नई मछली के बारे में सोचती रही। पता नहीं ये कौन है, उसे कहां से उठाया गया है, ये सब उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में चली गई। आंख उस वक्त खुली जब जोर जोर से दरवाजा पीटे जाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। हवासों में आई तो उसे एहसास हुआ कि बराबर वाले कमरे का दरवाजा पीटा जा रहा है। इसका मतलब है कि लड़की को होश आ गया। वो फौरन उठी, उसने सहन में मौजूद धूप का जायजा लिया। धूप ढल रही थी, इसका मतलब है कि वो खासी देर सोई है। ताला खोलकर वो उसीले अंदाज में कमरे में दाखिल हुई और पलटकर ताला लगा दिया और चाबी कमीज के गिरबान में डालकर बोली, क्या हो गया तुझे, क्यों शोर मचा रही है? उसका लहजा इंतहाई सख्त था। रोशना को एक औरत को कमरे में आते देखकर कुछ इत्मीनान हुआ था। यह औरत उसकी अम्मा की उम्र की थी, लेकिन उसके चेहरे पर ममता के बजाय करख्तगी थी। अपने लबो लहजे और अंदाज से वो एक चंडाल औरत नजर आती थी। मुझे यहाँ कौन लाया? रोशना ने पूछा। क्या तू नहीं जानती कि तुझे यहाँ कौन लाया? जन्नत बीबी ने उल्टा उससे सवाल किया। नहीं, मुझे नहीं मालूम। रोशना की आंखें आंसुओं से भरने लगी। मुझे बस इतना याद है कि बस के अड्डे पर जब ठेले वाले से बंद कबाब ले रही थी तो दो बंदे मेरे आजू बाजू आकर खड़े हो गए और उन्होंने अपने रुमाल हवा में लहराए। बस फिर मेरे सर में धुआं सा भर गया और मुझे अपनी सुध-बुध ना रही। जन्नत बीबी उसे कुरेद कुरेद कर सवाल करती रही। उसे जल्द ही सब पता चल गया कि ये लड़की किसके साथ कहाँ जा रही थी और किस बस स्टैंड से उसे अगवा किया गया। अपनी रोदा सुनाते हुए रोशना जार जार रोई जा रही थी। जन्नत बीबी ने बोतल से पानी निकालकर गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। ले पानी पी ले। रोशना ने बमुश्किल 2-3 घूंट पानी पिया और गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, अम्मा तू मुझे जाने दे, देख मेरे माँ बाप मुझे ढूंढते होंगे। मुझसे ऐसी कोई बात ना कर जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। उसके आंसू देखकर जन्नत बीबी का लहजा कुछ नरम हुआ। यहाँ तू 1-2 रात की मेहमान है, ये लोग तुझे कहाँ ले जाएंगे मुझे नहीं पता। तुझे भूख लगी होगी, चल कुछ खा ले। नहीं अम्मा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। चल ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। जब तुझे भूख लगे तो आवाज दे लेना। ये कहकर जन्नत बीबी दरवाजे की तरफ बढ़ी। कमीज से चाबी निकालकर ताला खोला। अम्मा इतना तो बता दे, मैं इस वक्त कहाँ हूँ, कराची में या कहीं और? रोशना ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम। जन्नत बीबी ने एकदम अपना लहजा बदल कर कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसने दरवाजे को ताला लगाया और किचन की तरफ बढ़ गई। रोशना वक्फे वक्फे से दरवाजा पीटती रही, रोती रही, फरियाद करती रही। जब उसने ज्यादा परेशान किया तो जन्नत बीबी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, मैं तुझे रोटी के सिवा कुछ नहीं दे सकती। रोटी चाहिए तो बोल, अगर तूने ज्यादा परेशान किया तो तेरे मुंह पर तेजाब फेंक दूंगी। रोशना ये सुनकर सहम गई। उसने फिर दरवाजा न बजाया, बस बेड पर बैठकर दार दार रोती रही, यहाँ तक कि रो रो कर हलकान हो गई। उस पर नीम गशी सी तारी हो गई। फिर जब उसकी आंख खुली तो कोई रीछ उसे दबोचे हुए था। सुबह तक ये वहशियाना खेल जारी रहा। 2 रातें मजीद इसी अजाब में गुजरी। चौथी रात को उसे गाड़ी में डाल कर ले जाया गया। उसे नशावर इंजेक्शन लगाया गया था। रोशना को कुछ होश न था वो कहाँ है। उसे जहाँ बिठाया जाता बैठ जाती, जहाँ लिटाया जाता लेट जाती। वो एक मामूल बन गई थी। फिर जब उसके हवास बहाल हुए तो खुद को एक कमरे में पाया। जिन घरों में वो काम करती थी उस कमरे को उसने वैसा ही पाया। उसने उठने की कोशिश की तो वो उठ न सकी। उस पर शदीद नकाहत तारी थी। उसे भूख लग रही थी, जाने वो कब से भूखी थी। उसे ये भी याद न था कि उसने कब खाना खाया था। अभी वो खाने के बारे में सोच ही रही थी कि दरवाजा खुला। एक औरत खाने की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। उसने ट्रे बेड पर रखी और बगैर कुछ कहे वापस चली गई। रोशना खाने पर टूट पड़ी। उसने खाना सेर होकर खाया, 2 गिलास ठंडा पानी पिया और बेड पर आराम से लेट गई। थोड़ी देर बाद उस पर गुरूब की तारीख हो गई और वो गहरी नींद सो गई। उन दोनों ने रोशना के दाम खड़े करके एक एजेंट के हवाले कर दिया था। ये एक बड़ा स्मगलर था जो बैरून मुल्क औरतों को स्मगल करने के धंधे में मुलव्विस था। रोशना को वो किसी अरब मुल्क में भेजना चाहता था, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त दरकार था। पासपोर्ट, वीजा और जाली शोहर का इंतजाम करना था। इस असना में उस स्मगलर ने एक सियासी शख्सियत को जो वजीर था और उसके काम में माविन था, रोशना को बतौर तोहफा देने की ठानी। इस वक्त रोशना उस बाअसर सियासी शख्सियत की एक खुफिया रहायशगाह पर मौजूद थी। आज यहाँ पहला दिन था। वो खाना खाकर गहरी नींद सोई हुई थी और उसे सोए हुए खासी देर हो चुकी थी। वो औरत फिर कमरे में दाखिल हुई। उसने रोशना को उठाया और उसे नहाने के लिए वॉशरूम भेज दिया। रोशना नहा धोकर निकली तो उसने एक और औरत को अपना मुंतजिर पाया।
उस औरत ने अपने साथ लाए हुए जोड़ों में से एक मुंतखब करके रोशना को पहनाया और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाकर उसके बाल खुश्क करके संवारे, उसका मेकअप किया और जब वो ब्यूटिशियन अपने काम से मुतमईन हो गई तो अपना बैग बंद करके वहां से चली गई। कुछ देर बाद वही औरत अंदर दाखिल हुई जिसने उसे खाना दिया था। उस औरत ने रोशना को बगौर देखा। मेकअप के बाद रोशना में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया था। वो मजीद दिलकश और हसीन हो गई थी। उस औरत ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, आओ मेरे साथ। रोशना उसके साथ किसी मामूल की तरह चल दी। वो कमरे से निकलकर लाउंज में आई। लाउंज से सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। वो रोशना को लेकर ऊपर पहुंची। वहां 2 दरवाजे थे। वो औरत उसे पहले दरवाजे से लेकर अंदर दाखिल हुई। रोशना जब उस कमरे में दाखिल हुई तो चंद लम्हों के लिए चकरा कर रह गई।